साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं आपसे कोविड महामारी के बीच में कोविड के बारे में ही कुछ जानकारियाँ लेकर के आपके पास आया हूँ, ताकि आप इस जो सेकेंड वेव कोरोना की हमारे देश में, पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैली हुई है और इतने लोग संक्रमित और बीमार पड़ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ सलाह दे सकूं और आपको कुछ आत्मविश्वास दे सकूं। साथियों, जैसा आपने पाया है कि जान ही रहे हैं कि सेकेंड वेव एकदम से मार्च से आई है और पूरे विश्व में और भारत में तबाही के रूप में है। प्रधानमंत्री जी को इसे तूफ़ान की संज्ञा देनी पड़ी और आज हम लाखों संक्रमित पड़ रहे भारत में हो रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो ये क्या कारण हो गया कि हमने सेकेंड वेव को पूरे विश्व से प्रताड़ित हो रहा है। साइंटिफिक कारण, बड़ा कारण तो ये है कि वायरस ने म्यूटेशन कर लिया। वायरस ने कई म्यूटेशंस करते हैं, बहुत से वायरसेस म्यूटेशन करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस म्यूटेट करता है, इसीलिए उसकी हर साल वैक्सीन नहीं बनानी पड़ती है। लेकिन सार्स ने जो म्यूटेशन किया, इसने आपकी जो स्ट्रेटजी थी उसको बदल दिया। स्ट्रेटजी इस तरह से बदल दिया कि ये वायरस अब केवल ड्रॉपलेट नहीं रहा। आहट मिल रही थी कि एरोसॉल के रूप में भी होता है, मतलब यानी कि ड्रॉपलेट होते हैं उनको जो सूक्ष्म बिंदु जो 5 माइक्रोन से बड़े साइज के होते हैं, और जो कहते हैं कि बिंदु ड्रॉपलेट्स छोटे हो जाते हैं उनको हम लोग एरोसॉल कह देते हैं, जो 5 माइक्रोन से छोटे होते हैं। ड्रॉपलेट्स के जो 5 माइक्रोन से बड़े होते हैं वो कुछ मीटर की दूरी पर जा कर के अपने वजन की वजह से गिर जाते हैं सरफेसेस पर, और जो एरोसॉल होता है वो हल्का होता है, वो हवा में तैरता रहता है। कौन सा एरोसॉल कितनी देर रहेगा, उसके ऊपर चलती ही हवा का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्रॉस वेंटिलेशन क्या फ़र्क पड़ेगा, मल्टीपल फैक्टर से वो कितनी देर आपके आसपास घूमता रह सकता है, आपको नहीं पता लगेगा। इसीलिए नई गाइडलाइन आ गई कि आप मास्क अब घर में भी पहनेंगे और केवल एसी बना के बंद कमरा नहीं रखेंगे, खास करके जिसमें मल्टीपल लोग रहते हों, कई लोग रहते हों, और क्रॉस वेंटिलेशन रखेंगे। एसी बंद करके क्रॉस वेंटिलेशन करते रहेंगे ताकि वो एरोसॉल अगर कोई जनरेट कर रहा है तो वो निकल जाए। साथ ही अगर सब लोग मास्क लगाएंगे मैक्सिमम टाइम पर तो एरोसॉल आपके शरीर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। इसका म्यूटेशन और एरोसॉल की प्रॉपर्टी, और साथ में हम लोग की वो लापरवाही जो घटते केसेस के साथ हमने PMS फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन करना, ये हमने धीमे धीमे भूलते चले गए, कम करते चले गए, और एकदम से म्यूटेटेड वायरस हम लोग के शरीर में प्रवेश कर गया। इसकी खास बात ये रही है इस बार कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब नाक और गले में कुछ दिन ठहरने का इसके लिए समय नहीं है, ये सीधे फेफड़े में चला जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहनें और मिनिमम बाहर निकलें, कम से कम बाहर निकलें, और कहते हैं कि सैनिटाइजेशन तो है ही। पिछले वीडियोस में हमने इन सब के बारे में चर्चा करी है। लक्षण में इसने बदलाव किए हैं। पिछले कोरोना वायरस के जो मूल रूप था उसमें जो लक्षण थे उसके साथ इसमें एडिशनल लक्षण आए कि मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, आँखों में लाली आ जाती है, गले में खराश, सर दर्द, और कहते हैं कि नाक बहना, दस्त लगना, और हाथ पैर की उंगलियों में रंग का परिवर्तन, सुनने में तकलीफ़, ये सब लक्षण इसमें, सूखी खांसी आदि, ये सब लक्षण इसमें अब की बात डोमिनेट कर रहे हैं। इम्यूनिटी की बात तो है ही है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, मास्किंग अच्छी है, मिनिमल मास्क होने के बाद भी अगर एरोसॉल थोड़ा बहुत चला जाता है तो हम कम वायरल लोड के साथ, अच्छी इम्यूनिटी के साथ जीत हासिल कर लेते हैं। जिसमें वायरल लोड ज़्यादा होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, उसमें हार ज़्यादा होगी। उसमें जो इसमें अब की बार चेंज ये भी आया है कि इसने, जो पिछली बार हम लोग कहते थे कि उम्र दराज लोगों को ज़्यादा परेशान करेगी, यंगर्स को कम परेशान करेगी, अब की बार इसने यंग एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया है।
जो हमारा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जो बाहर जाने के लिए मजबूर है, बच्चों की रोजी रोटी के लिए मजबूर है, वो आदमी अगर लापरवाही करता है तो उसमें संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। और आप सुन भी रहे होंगे कि डेथ रेट भी उनमें ज़्यादा है। काज, साइंटिफिक काज क्यों की बार ऐसा हो रहा है, तो अभी तो म्यूटेशन उसका कारण पता लग रहा है और बाद में इसकी पूरी साइंस, पैथोफिजियोलॉजी पता लगेगी। साथियों, पैनिक का माहौल है। हर आदमी 20 बार फ़ोन कर रहा है अलग अलग तरह से, डॉक्टरों से, ये अपने पैरामेडिकल दोस्तों से, अपने ठीक हो गए लोगों से, मेडिकल स्टोर से, सबसे पूछ रहा है कि अरे हम पॉजिटिव हो गए तो क्या करना है। सेम पॉलिसी है कि पहले बचाव करिए, जो आपके स्टैंडर्ड्स 3 हैं, और चौथा आ गया आपका वैक्सीन। वैक्सीन आपकी पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को बताई गई, फिर 45 से 60 लोगों को लगाई गई, और ये कहा गया कि सेकंड वैक्सीन के 15 दिन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो आपको बचाएगी। अब लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा है। साथियों, 2 शब्द होते हैं, एफिकेसी और एफिशिएंसी। एफिकेसी उसको कहते हैं कि कितने 100 लोगों ने वैक्सीन लगाई, पर्टिकुलर वैक्सीन, और 100 लोगों ने दूसरी वैक्सीन लगाई, तो कितने लोगों में उनमें संक्रमण हुआ, कितने लोगों में उनमें संक्रमण नहीं हुआ, वो रेशियो क्या है। उस एफिकेसी के आधार पर तो सब अलग अलग हैं। जैसे कहते हैं कि फाइजर वाली या मॉडर्ना वाली अपने को क्लेम करती है 94-95%, भारत की कोवैक्सीन करती है 81%, भारत में बनने वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड कहती है कि हम 70% तक देते हैं। अगर गैप बढ़ा दिया है 2 वैक्सीन के बीच में, 4 के बजाय 6 से 8 हफ्ता कर दिया जाए, तो कुछ हम लोग 75% भी जा सकते हैं। वहीं पर कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिकेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी का मतलब मॉडरेट टू सीवियर कोविड होने से रोकने वाली बात। अगर हमने प्रॉपरली वैक्सीन लगवाई है और प्रॉपर गैप हो चुका है और सीरो कन्वर्जन अच्छा हुआ है, तो इस प्रोडक्शन को ये सारी वैक्सीन्स एक बराबर कर देती हैं, मतलब सीवियर कोविड से बचाती हैं। संक्रमण से क्यों नहीं बचाती? संक्रमण से इसलिए नहीं बचा सकती कि वैक्सीन बनी है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाली इन्फेक्शन को रोकने के लिए। आप एंट्री गेट पर कोई मास्क नहीं लगाएंगे तो इंटर तो कर ही जाएगा। अगर आप बलवान हैं, आपके घर में कोई घुसेगा तो आप उसको मार के भगा सकते हैं, लेकिन अगर आप दरवाज़ा खोले रहेंगे तो घुस तो कोई सकता ही है, भले आप मार के भगा दें। तो अगर आप नाक और मुंह खोले रखेंगे तो मानी बात है कि एरोसॉल का वातावरण से वायरस जाएगा, आपको संक्रमित कर देगा। हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन जाए, आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन आप घर के दूसरे सदस्यों को या अपने या साथी दोस्तों को दे दें। इसलिए समाज हित में भी, व्यक्तिगत हित में भी, जो भाई 10 दिन आप काम से रहित रह गए, भले आपको कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं हुई, पॉजिटिव हो गए, थोड़ा बहुत जुकाम बुखार हुआ, आपने टेस्ट कराया पॉजिटिव हो गए, या किसी और कारण से आपने टेस्ट कराया पॉजिटिव हो गए, 10-15 दिन आपको रहना पड़ा, एक ढंग से तनाव झेलना पड़ा, आपके परिवार को तनाव झेलना पड़ा, कहीं कुछ ना हो जाए। तो साथियों, तो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी संभव है उतनी रखनी है, और सैनिटाइजेशन प्रॉपरली करना है। अब बात वैक्सीनेशन लगवाना है। वैक्सीन, दोनों वैक्सीन्स में कोई अंतर नहीं है, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में, खास करके एफिशिएंसी की दृष्टि से, और अप्रॉक्स हैं दोनों एफिकेसी की दृष्टि से भी। खास बात यह है कि अगर हम ये चारों काम करते हैं तो हम सुरक्षित बने रहते हैं। दूसरी बड़ी बात, पेनिसिटी कहाँ है, मेरा SpO2 कितना होना चाहिए घर तक रहने के लिए। हम लोग कहते थे पिछले टेन्योर में कि 94% से नीचे जाने लगे तो आप अस्पताल में आ जाइए। लेकिन इस महामारी के दौर में जब कहते हैं बिस्तर की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो हम लोगों ने उसको मॉडिफाई किया है कि 90 तक भी आप घर में रह सकते हैं। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। 94 या 94 से नीचे जाने लगता है तो और ब्रेथलेसनेस होने लगती है, डॉक्टर के हिदायत पर आप उस मोड पर स्टेरॉइड्स लेना चालू कर सकते हैं। वो आपको डॉक्टर आपके वजन के अनुसार, आपकी एज के अनुसार क्या स्टेरॉइड खाना है, कौन सा खाना है, कितनी बार खाना है, टोटल डोज कितनी है, कितने दिन खाना है और क्या मॉनिटर करना है वो देखेगा। उसमें सांस फूले नेबुलाइजेशन किया जा सकता है, और ऑक्सीजन अगर 90 से नीचे जाने लगती है, नहीं इम्प्रूव करती है, तो आपको बेहतर होगा कि आप कहते हैं कि
एडमिशन के लिए कर लें, क्योंकि उसमें फिर आपको मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मत करें, कहते हैं कि इसीलिए हर बुखार को आप कोरोना माने और चौथे से 5वें दिन बिना तकलीफ़ के भी, ख़ास तकलीफ़ के भी आप टेस्ट शुरू करा लें, ताकि अगर पॉजिटिव है तो आपको होम आइसोलेशन की जो क्राइटेरिया है उनको पालन करने में एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब तक आदमी को पता नहीं होता कि उनको बीमारी है तब तक वो परहेज़ कर नहीं पाता है। एक दूसरा, अगर पोर्टल पे आपका एंट्री है या अस्पताल में जाना है तो कैसे होगे, हम पॉजिटिव है तो कहाँ जाएँ, नेगेटिव है तो कहाँ जाएँ। तीसरा, कहते हैं कि आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो कि ये संभावनाएं हमारे प्रबल है कि सांस फूल रही है और हमने पॉजिटिव भी थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इन चीज़ों को उस तरह से दवा का चयन करने में, डॉक्टर को डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो साथियों, कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारा रिकवरी रेट अभी अच्छा है। मेजॉरिटी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। 80 से 85%, 10 से 15% के बीच में मॉडरेट है। सीवियर मात्र 5% से कम है। मॉर्टेलिटी अभी भी हमारी 1.5-2% के आसपास ही है। बस खतरा ये है कि यंगर एज ग्रुप हमारा प्रभावित ज़्यादा हो रहा है। अभी हमको बहुत स्पष्ट कारण ही मालूम है कि क्यों, और अब की बार बिना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कि हमको सर्दी, जुकाम, खांसी, जकड़न हो रही है और सीधे फेफड़ा इन्वॉल्व हो रहा है और तेज़ी से ख़राब हो रहा है। शायद इम्यून एस्केप हो रहा है, मतलब हमारी इम्यूनिटी जो भी जनरेटेड है, हर्ड इम्यूनिटी का जो भी परसेंटेज हो हमारे अंदर, वैक्सीन का जो परसेंटेज हो, व्हाट्सएवर, शायद वो एस्केप भी कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो मास्क की इम्पॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है और इसीलिए घर में मास्किंग करनी है और बाहर भी जो मास्किंग करनी है उसमें एक छोटे मोटे बदलावों को समझने हैं। साथियों, जैसे ये मास्क है, मास्क हमको सर्जिकल ही पहनना है, कोई कपड़े वाला मास्क बाहर नहीं पहनना है। कैसे पहनना है? अगर हम सर्जिकल वाला पहनते, पहले हम लोग ऐसे पहन लेते थे तो ये गैप रहता था और कोशिश करके भी हम लोग इसको नहीं जान पाते थे। इसको हम लोगों ने रोकने के लिए साइंटिस्टों ने एक लूप सिस्टम बनाया। इस तरह से अगर आप लूप गांठ बांध देते हैं, नाटिंग कर देते हैं और इसका फोल्ड अंदर की तरफ रखते हैं, टक इन करते हैं, तो आप पाएंगे, कहते हैं कि जब आप इसको मुंह पे फैला कर पहनेंगे, तो अगर मैं इस तरह से पहन के दिखाऊं तो आप पाएंगे कि यहाँ से एयर एंट्री आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अब यहाँ से एयर एंट्री आपकी नहीं हो रही और ये एकदम आपको चिपका होगा। तो इस तरह से अगर आप पहनते हैं तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो अब क्या करना है, डबल मास्किंग कर सकते हैं। एक, अगर N95 पहनने वाला हेल्थ वर्कर है तो उसको अपनी नोज़ और मुंह की तरफ एकदम चिपका होना चाहिए, दाढ़ी वाड़ी बनी हो, चिपकी हुई हो, तो उसको डबल मास्किंग जो होती है, क्योंकि N95 का मानने ये है कि 95% से ज़्यादा वो 95% वो बचा रहा है, इसलिए डबल मास्किंग की ज़रूरत नहीं है। डबल मास्किंग कब जरूरत है? जो कम बताते हैं। तो सर्जिकल मास्क में अगर हम ये लूप में गांठ लगा दें और टक इन कर लें, मतलब फोल्ड अंदर कर लें, जैसा मैंने अभी दिखाया, तो ये 70% तक आपको बचाता है। और अगर इस पर डबल मास्क कर दें, मतलब कपड़े इसके ऊपर एक कपड़े का पहने, डबल सर्जिकल मास्क का उपयोग मत करें और कपड़े का मास्क डबल ना यूज़ करें। केवल कपड़े का मास्क भी ना यूज़ करें, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं देता। केवल कपड़े का मास्क मात्र 50% के आसपास बचाता है। और अननाटेड सर्जिकल मास्क अगर हम इस तरह से पहने थे, जैसे पहने थे, तो ये मात्र 56% बचाता है। तो ये भी प्रैक्टिकली कपड़े के बराबर जाता है। जैसे ही हम इसमें नाट लगा देते हैं तो ये 77% हमको प्रोडक्शन देता है। और अगर हम इस पर डबल प्रोडक्शन दे दें, मतलब सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क लगा लें, तो ये करीबन 85-86% तक ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। मतलब आप समझिए 10% आपका N95, और कहाँ N95 का वैल्यू पैसे की वजह से और अवेलेबिलिटी की वजह से, और वहाँ पे सर्जिकल मास्क जो 2-3 रुपये 4 रुपये में मिल जाता है। इस तरह से मास्क पर आपको जोर देना है। घर में भी मैक्सिमम मास्क पहनना है, बाहर तो आपको पहनना ही है, डबल मास्किंग करनी है और अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने से होने वाले किसी हार्म को दूसरे को नहीं देना है, न बच्चे को, परिवार को हो पाए, न समाज को हो पाए, न किसी और को हो पाए। इस तरह से कहते हैं कि आज मैं अपनी वाणों की विवरण देता हूँ। मैं आपके डर को कम करने के लिए कोविड की सीरीज़ में अगला वीडियो लेके शीघ्र ही आऊँगा। धन्यवाद।